क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? वेलकम बैक। आपका प्यारा कह सकते हैं वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो चैप्टर है, मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। और एक्चुअली ना फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा ये आता है इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर्स में कि पिछले चैप्टर्स में एक्सेप्शंस वगैरह कम थी, इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस ज़रा हैं, इसमें थोड़ा ये देखना पड़ता है हमें। अच्छा, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ ये भी है कि इसमें रिएक्शन कम है। मुझे पता है आप लोगों ने बड़ा रिएक्शन के लिहाज से बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। रिएक्शन का वाला जो मुश्किल वक्त है ना आपका, वो आप समझ लें कि गुजर चुका है। वो अब इस चैप्टर में भी रिएक्शन हैं, लेकिन उतने नहीं हैं और उतने कंफ्यूजिंग नहीं हैं जितने आपने चैप्टर नंबर 2 में, 3rd में या 4th में पढ़े या 5th में पढ़े। तो वो इस लिहाज से आप तसल्ली रख सकते हैं कि जो रिएक्शंस वाला जो मुश्किल वक्त है ना वो आपका गुजर चुका है। इसमें सिर्फ बेटा समझने वाली बात पता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की समझ आ गई है ना, समझ आ गई है कि ये कैसे तब्दील हो रही है, क्यों तब्दील हो रही है और कहाँ पे तब्दील हो रही है, तो आपका बेड़ा पार है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑब्वियसली इसमें से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं साथ साथ बता भी दूंगा कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन किस चीज़ का बन सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ लेके चलें। जैसे अब लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, हमने करीब 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वो दोनों ही बोर्ड में आए हुए हैं। वो क्या थे? एक था आपका कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं? तो वो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दीज आर बेसिकली ट्रांजिटिंग, दीज आर बेसिकली इन द फेज ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द मेटल्स टू द नॉन मेटल्स। एक बात ये थी। फिर हमने ये देखा था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या, टिपिकल और नॉन टिपिकल वाला, और मैंने वो बात मुकम्मल हो गई थी हमारी। मैंने आपको पूरे इसके ग्रुप बना के डी ब्लॉक के, अब मैं सारे नहीं दोबारा बना रहा, मैं सिर्फ लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बताने लगा हूँ आपको। क्या था कि इसमें जो था, इसका नाम था जनाब अली स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम। इधर कौन था? इधर था जनाब अली जिंक, कैडमियम और मरकरी। फिर हमारी ये बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कैसे शुरू होती है। यहाँ पे आता है डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब तक हम लास्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी में। फिर हमने ये देखा कि टिपिकल और नॉन टिपिकल वाली ट्रेंड वाली बात हमें लानी क्यों पड़ी। वो बात हमें इसलिए लानी पड़ी कि बाय डेफिनेशन वी से दैट कि डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में वो एलिमेंट होंगे विच विल बी इन्वॉल्विंग इट्स डी ऑर्बिटल इन द रिएक्शंस। अगर वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको एस का बताया हुआ है, जैसा कि हमने पी का देखा हुआ है। अब मसला ये होता है कि इसके डी ऑर्बिटल में है ये 1 इलेक्ट्रॉन और वो ये 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही लूज कर देता है। भाई कभी तो हो ना कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रिटेन कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास डी के ऑर्बिटल को 2 कर ले, इलेक्ट्रॉन 3 कर ले। वो बेचारा ऐसा कर ही नहीं पाता। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी डी में कितने थे? 1। वो ऐसा कर ही नहीं पाता, वो हमेशा ही डी वाला लूज कर देता है। तो सारी उसकी जो डिपेंडेंसी है वो चली जाती है एस के ऊपर। इसलिए फिर हम इसको कहते हैं भाई साहब कि ये टिपिकल एलिमेंट नहीं है, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज नहीं रखता। क्लियर? यही बात हो रही थी जिंक, कैडमियम, मरकरी में। उसमें क्या हो रहा था? उसमें डी मुकम्मल है, इसमें डी बिल्कुल ही खाली है, इसमें डी मुकम्मल है। और जब वो मुकम्मल है तो इससे इलेक्ट्रॉन अब कौन ले? इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती बड़ी। तो इसके लिए फिर पीछे क्या ऑप्शन बचता है कि ये सिर्फ एस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है। क्या मेंडलीव ने इस हवाले से फिर गलत किया? आ गई ना वही बात
कि जब वो इन्वॉल्व ही हमेशा एस ऑर्बिटल को कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लाइक व्हाट, लाइक 2s, जो आपका सेकंड ग्रुप का 2a एलिमेंट थे, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, इसीलिए तो फिर उसको ये गलती लगी थी कि उसने उठा के इसके साथ रख दिया था। क्लियर होगी बात? इसलिए फिर हम इन दोनों भाई साहब को क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। बाकी सारे यहां से लेके ये सारे क्या हैं? टिपिकल। ग्रुप क्या नाम है इसका, 3b से लेके, सॉरी 4b से लेके और ग्रुप 1b तक, ये सारे आ जाएंगे टिपिकल। ग्रुप 3b एंड ग्रुप 2b, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, दीज 2 ग्रुप्स विल बी कॉल्ड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। और ऐसा क्यों कहा जाएगा? बिकॉज दे डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पेज नंबर 98 पे मुझे उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा। क्लियर होगी जी बात? ओके, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इसके अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो एक्सेप्शंस आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, वो कहां पे आ रही हैं? क्रोमियम है और दूसरी तरफ उससे पहले जो लास्ट वाला कॉपर, ये दोनों बेसिकली। बाकी तो सारी तरतीब वही चल रही ना, डी में 1, फिर जी 2, 3, 4, तरतीब तो वही चल रही, सिर्फ बीच में एक्सेप्शंस कहाँ पे आ रही हैं? एक्सेप्शंस आ रही हैं कॉपर में और क्रोमियम में। वो मैंने आपको मार्क करवा दिया था और मेंशन भी करवा दिया था। अच्छा, एक बात अब नोटिस करें ज़रा, अब देखें, होना यही कुछ है जो हो गया है, जो मैंने समझा दिया ना, है यही कुछ ही है। अब इसी के रिलेशन में चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होंगी। क्या? हमने बात की कॉपर की, कॉपर आ रहा है पीरियड नंबर 4 में, इसमें पीरियड नंबर 4 कहां पे आ रहा है कॉपर? यहां पे आ रहा है कॉपर। तो कॉपर के नीचे पीरियड नंबर 5 में कौन है? यहां पे सिल्वर है। उससे नीचे कौन है? यहां पे गोल्ड है, AU, ओवरम। पोजीशन समझ आ गई? कॉपर की, सिल्वर की, ओवरम की, गोल्ड की, यानी पोजीशन समझ आ गई? अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है चेंज, यानी उसने S में 1 कर दिया था और D कंप्लीट कर लिया था, तो क्या नाम है इसका, सिल्वर ये भी यही काम नहीं करेगा? सिल्वर भी यही काम करेगा। यहां पे ऊपर जैसे क्रोमियम चल रहा है, तो क्रोमियम से आगे आ रहा है जनाब अली मोलिब्डेनम, वो भी यही काम करेगा। यही बात उसने एक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछी है। क्या उसने जनाब अली दे दिया पेपर में, उसने कहा कि जी क्रोमियम और सिल्वर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। अब देखें, बात ये है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। उसने एटॉमिक नंबर दिया भी हुआ था पेपर में और दे भी देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसका एटॉमिक नंबर है 47। अच्छा, अब बात ये है कि 12वीं जमात में आप पेपर दे रहे हो बोर्ड में, और तो वो आपको कोई सिंपल सा एलिमेंट ऐसा दे दे कि जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, तो फिर बात का मज़ा तो नहीं आया ना, फिर वो बोर्ड का पेपर तो ना हुआ। और ख़ास तौर पे FSC का, और ख़ास तौर पे उस FSC का जिसके बाद आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। इसीलिए उसने क्रोमियम को और सिल्वर को उठा के पकड़ाया है कि इनके अंदर एक्सेप्शन है। बात को नोटिस करें, अब बात को जहन में रखें ज़रा, इनमें एक्सेप्शंस थी और वो एक्सेप्शन वही है। क्रोमियम के केस में क्या हो रहा था, होना ये चाहिए था कि जो आपका 4s2 और इधर से जनाब अली 3d4 होना ये चाहिए था। अगर आपको पेपर में ये आएगा
तो आप जब 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे होंगे बैठ के, तो असूलन ये होना चाहिए, लेकिन इस बात को याद रखना है, अब इस बात की गलती नहीं करनी कि इन केस ऑफ क्रोमियम यू विल अनपेयर दिस इलेक्ट्रॉन, 4s1 will be carrying 1 electron and 3d will be having half filled electronic configuration. 5 लगाएंगे इसमें। आंखें बंद करके ये काम नहीं करना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल लिखा और उसके बाद जनाब 2 6 4 8 10 भरने शुरू किए और आंखें बंद करके कहा कि जी बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हम घर तशरीफ़ ले आए हैं जी। पूछा कैसे की, तो बताया कि जी वो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 बचे तो जनाब मैंने एस में 2 रखे और डी में 4 रखे और मामला ख़त्म। ऐसे नहीं करना। क्रोमियम में जो S है ये इट विल बी कैरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन और D में इट विल बी कैरिंग हाफ फिल। यही काम सिल्वर में हो जाना। इसको भी अगर आंखें बंद करके करोगे तो क्या करोगे, आप उठा के लिख दोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 और 5s2 और 4d9। आंखें बंद करके लिखना शुरू करोगे तो असूलन तो यही होनी चाहिए ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इट्स द केस ऑफ एक्सेप्शन। अब इस केस में क्या होगा कि 4s1 विल बी कैरिंग 1, 4d विल बी कैरिंग 10। क्लियर, कोई शक? चलो ओके जनाब अली, आगे चलते हैं। अब टिपिकल हो गया, नॉन टिपिकल हो गया और ठीक है। एक छोटी सी बात इंतहाई आसान सी, क्या व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। वो क्या कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज। ये देखें जनाब अली, यहां पे था S, यहां पे था F, यहां पे था D और यहां पे था P। ऐसे ही ऐसे ही अंदर की साइड पे, इनर साइड पे, क्लोज्ड साइड पे कौन है? F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। थोड़ा सा बाहर की साइड पे कौन है? D आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रहेगा, मिक्सअप नहीं करना। ये ना D को इनर कह दो और F को आउटर कह दो। क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? जो अंदर है। F ब्लॉक विल बी कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंदर की साइड है, काइंड ऑफ क्लोज्ड है, कन्फाइंड है, बंद हुआ है। और थोड़ा सा आउटर साइड पे कौन है? D है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। बस इतनी सी बात। क्लियर जी? पेज नंबर 100 पे की ऊपर वाली 2 लाइंस पे ये लिखा भी हुआ है। अब आए जनाब अली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पे। इंतहाई आसान लेकिन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? इंतहाई आसान, छोटी छोटी सी बातें हैं सारी। क्या कहेंगे इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहली बात, सारी मेटल, सारी की सारी मेटल। क्लियर होगी? मेटल्स। तो पुत्र जब मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, मेटल है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 150 तो नहीं होगा ना, हाई होगा 800, 900, 1000, 1200, 1500 इस रेंज में जाएगा ना। हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, अगर मेटल है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
कान खोल के बात सुना, चूंकि इसमें डी ब्लॉक इन्वॉल्व होता है। डी ब्लॉक इन्वॉल्व होने का मतलब है कि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो डी ऑर्बिटल में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 2, आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 8 9, काफी सारे इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करती हैं। किसी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, किसी जगह पे कोई एलिमेंट 4 के साथ बना रहा है। एक ही एलिमेंट, अभी आप आगे जाके देखेंगे, एक ही एलिमेंट है, लेट्स से लाइक मैंगनीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। आयरन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। क्लियर होगी बात? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबके सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती हैं? वेरी करती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती हैं? वेरी करती हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट किसी ना किसी हालत में कलर्ड फॉर्म में जरूर होते हैं। अव्वल तो इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ही कलर्ड फॉर्म में होती हैं। क्या मैं कह रहा हूं? अव्वल तो इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ही कलर्ड होती हैं। लेट्स से अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई 1 2 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें वो कलर्ड ना हो, इसके बावजूद भी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ऐसी ज़रूर होगी जिसमें इट विल बी हैविंग कलर्ड कलर हो, ग्रीन, पिंक, ब्राउन, रेड, लाइट ग्रीन, पियर ग्रीन, फिर जनाबे अली पैरेट ग्रीन। ये सारे कलर डिफरेंट टाइप ऑफ शेड, अगर कभी इत्फाक हो आप गूगल पे देखें, अगर सर्च कीजिएगा वहाँ पे, तो अगर एक आपको टेबल सा एक पूरा मिल जाए ना, सारे कलर्ड कंपाउंड, सारे कलर्ड कंपाउंड। तो बात फाइनल क्या हुई कि इनके जो कलर हैं इन कंपाउंड्स के वो होते हैं, ज़रूर होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे किसी एलिमेंट की बात गौर से सुन लें, अगर मिसाल के तौर पे किसी एलिमेंट की कोई एक आधी ऑक्सीडेशन स्टेट कलर ना भी हो, तो उसकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होगी जो कलर्ड होगी। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर? बस इतनी सी बात है। मेटल्स सारी के सारी मेटल, ऑब्वियसली जब मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली मेटल्स हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, वेरी करती होंगी कंपाउंड टू कंपाउंड, किसी कंपाउंड में +2, किसी कंपाउंड में +3। अभी मैंने एग्जांपल दी है मैंगनीज की, आयरन की, 2 4 6 7 तक जाती। कलर कंपाउंड, these are having color compounds, these make colored complexes। अगर उसकी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर नहीं भी होगा तो भी सम अदर ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी देयर, विल बी देयर, जिसमें इट विल बी हैविंग कलर्ड कंपाउंड। एक नज़र इसको यहाँ से देख लेते हैं, कोई बात रह तो नहीं गई? ठीक है। जब आप मेटल की बात करें तो एग्जांपल दे दें, जो अभी आप नाम लिए हैं, जिसका मर्जी एग्जांपल दे दें। आयरन कह दें, कॉपर कह दें, कोबाल्ट कह दें, सिल्वर कह दें, गोल्ड कह दें, मरकरी ना कहना, बस मरकरी वो नहीं है, मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो बाकी और जो मर्जी कह सकते हैं आप। ओके जी, ठीक। प्रॉपर्टीज़ की बात होगी यहाँ तक मुकम्मल। अब हम शुरू करते हैं आगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स। और जनरल करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देख रहे हैं? हमने देखना है कि जनाब अली बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फिर हमने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट क्या है, फिर हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट क्या है, फिर हमने देखना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, फिर हमने देखना है कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं इनके क्या नाम है इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। बस ये प्रॉपर्टीज़ कुछ देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से,
ज़्यादा पूछी भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही गई हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकता है ये बात। लेकिन एक बात के लिए, एक चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, वो ये कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और वो बोर्ड में आया भी हुआ है। क्या? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जनाब, नाम से क्या लग रहा है? बाइंडिंग एनर्जी, सम काइंड ऑफ एनर्जी विच विल बी बाइंडिंग सम काइंड ऑफ थिंग। यही मतलब बनता है ना, नाम से तो यही लगता है कि कोई किसी किस्म की कोई एनर्जी है जिसने किसी चीज़ को आपस में बाइंड करके रखा हुआ, आपस में बांध के रखा हुआ। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है क्या? आप बल्कि एक काम करें, बुक में इसने डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी हुई, आप इसको लिख लें ज़रा अपने पास कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, समझने में आसानी रहेगी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसएम्बल अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इनटू इट्स पार्ट्स। क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसएम्बल। डिसएम्बल का क्या मतलब? सोचें। असेंबल का क्या मतलब होता है? डिसएम्बल अ सिस्टम इनटू इट्स पार्ट्स। डिसएम्बल का क्या मतलब होगा? अलग करना, तोड़ना। आज से 2 साल पहले रोज सुबह आपकी असेंबली होती थी स्कूल में, रोज सुबह आपकी असेंबली होती थी। असेंबली का क्या मतलब? इकट्ठे होना, आप सारे ग्राउंड में आके इकट्ठे होते थे। डिसएम्बल, ब्रेक, टूटना, अलग होना। तो वो एनर्जी जो किसी सिस्टम को उसके पार्ट्स में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, यहां से अब एक बात पैदा होती है, यहां से आपकी फर्स्ट ईयर की एक बात आती है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप बताएं खुद तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका चैप्टर नंबर था, क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता हूं, उसमें आपने 5-6 डेफिनेशंस पढ़ी थी। क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक ही बात। वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अपना हेड यूज करें और सोच के मुझे ये बताएं, क्या इस डेफिनेशन को पढ़ने से आपको ये बात याद आती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या थी? कि आप किसी सिस्टम को, किसी एलिमेंट को उसके एटम्स में कन्वर्ट करें, अलग करें, डिसएम्बल करें, ब्रेक डाउन करें, तोड़ें, अलग अलग करें। तो ये भी तो वही चीज ही है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसएम्बल अ सिस्टम इनटू इट्स पार्ट्स। एक इकट्ठा बहुत सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट में एक एटम्स ढेर सारे एक जगह पे मौजूद हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यही थी ना कि आप उनको एटमाइज करें, वो एनर्जी जो उनको एटमाइज करने के लिए रिक्वायर होगी। तो वही चीज़ ही नहीं बन गई।
सेम ही बात है। क्लियर होगी बात? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम सेम। क्लियर होगी? लेकिन हमें उतनी तफसील वाली डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ये बात आपने पहले पढ़ी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में करीब करीब वही बात है बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब हुआ अब कि वो एनर्जी जिसने किसी सिस्टम को खुद में इकट्ठा करके जोड़ के रखा हुआ है, तो जब यू विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि आप उस सिस्टम को डिसम्बल करें, उस सिस्टम को तोड़ें, तो हम कहेंगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी है। क्लियर? ओके जी। मेटल्स के केस में बॉन्ड कौन सा होता है? देखें, चीजों को मैं रिलेट अब कर रहा हूं। मेटल्स के केस में बॉन्ड कौन सा होता है? पढ़ा हुआ आपने ये भी। कौन सी बॉन्डिंग होती है मेटल्स में? मेटालिक बॉन्डिंग। क्या? मेटालिक बॉन्डिंग। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग। क्या मतलब? इस बात का मतलब क्या हुआ? जितना मेटालिक बॉन्ड मजबूत उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम उतना मेटालिक बॉन्ड वीक। रिलेशन बनता है आपस में। मेटालिक बॉन्ड और बाइंडिंग एनर्जी, बात तो वही चीज बन गई ना। जिसने बॉन्डिंग का क्या मतलब है? मेटालिक बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि उसने मेटल को, एलिमेंट्स को, सॉरी एटम्स को आपस में जोड़ के कैसे रखा हुआ है। तो यही तो बाइंडिंग एनर्जी। सो आई कैन से कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बाइंडिंग एनर्जी कम, मेटालिक बॉन्ड वीक। क्लियर होगी बात? इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़हन में रखना है। दो शॉर्ट क्वेश्चंस उठा के मिला के बना सकता है। वो ये कह सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि जी बाइंडिंग, राइट अ नोट ऑन, डिस्क्राइब, इस तरह की बात करके वो कह सकता है कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड पोर्शन ऑक्सीडेशन स्टेट कह देता है, पैरामैग्नेटिज्म कह देता है, कलर कह देता है, कुछ भी कह देता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, पेज नंबर 117 पे आता है। कहता है कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। पूछा क्या उसमें? बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में आया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ। 4 पॉइंट है, एक एक नंबर के सारे हो गए। क्या कह रहा है? कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का और इन सब चीज़ों का, ये जो 4 चीज़ों का नाम उसने लिया है, इनका आपस में रिलेशन बताएं क्या बनता है। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि वो रिलेशन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ इसका ताल्लुक क्या बनता है। ठीक हो गया? अब ये देख लें, यहाँ पे चारों चीज़ें, बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, मेल्टिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको ज़हन में रखिएगा कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। ओके जी, अब बाइंडिंग एनर्जी का तो मतलब समझ आ गया आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताएं, देखें जी ज़रा, मैं अपने इन दोनों हाथों को और दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक उंगली को एक उंगली के साथ बाइंड किया है मैंने। आपने कंपैरिजन करना है कि ये वाली एनर्जी, इसको ब्रेक करना ज़्यादा आसान होगा या 2 और 2 को, या 3 और 3 को, या 4 और 4 को, या पूरे 5 और 5 को। जितनी फिंगर्स, जितना ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस चीज़ को, अब दोनों इन फिंगर्स को अलग करना आसान है, लेकिन इसको अलग करना उतना आसान नहीं है। इसको अलग करना और मुश्किल हो गया, इसको अलग करना और मुश्किल हो गया, और अगर पांचों मिल जाएं तो फिर इनको अलग करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। इत्फाक में बरकत है ना, यही बाइंडिंग एनर्जी। जितने जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उतना ही वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल सकता है। किसी के पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1, तो किसी और के साथ क्या मिलेगा? वैलेंसी उसकी क्या होगी? 1। किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2 वैलेंसी।
किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3, दूसरे लफ्जों में ये भी तो कह सकता हूं ना कि 3 बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। इतनी सी बात है। मैंने हर टॉपिक में अब सिर्फ आपको ये रिलेशन बताना है बस। शुरू में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बड़ी तफसील से डिस्कस कर ली। जब वो डिस्कस होगी है और वो आपको सारी समझ आ गई ना, तो अब आगे कुछ भी नहीं है। फिर ये सारे की सारी बातें उसी के साथ रिलेशन है। वही एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। इसमें एक ग्राफ जरूर बनाना है आपने। अगर ये आता है ना क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये ग्राफ जरूर बनाना है। इस ग्राफ में ये क्या कहता है, ये देखें, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा ग्राफ बनाना। कैसे है, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे और फिर यूं। एक यहाँ पे और बना लेंगे थोड़ा सा उसकी शेप ऐसे करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है जनाबे अली बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब एलिमेंट नंबर। अब मैं पहले वाला अगर बनाऊं, पहले वाला पीरियड क्या था, पहले वाला पीरियड मिसाल के तौर पे मैं शुरू करता हूं उसको पोटाशियम से, पोटाशियम, कैल्शियम, उसके बाद अपने आ जाए डी वालों के ऊपर, क्या था, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वेनेडियम के बाद जनाबी अली आता है क्रोमियम, उसके बाद आता है आयरन, फिर आता है मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज इधर है और आयरन नीचे, उसके बाद आता है कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, और फिर निकल, कॉपर, और लास्ट में आ जाएगा आपका जिंक। जो कम से कम पहले वाला है ना, ये वाला, ये याद कर लेना आपने, ये वाला याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप सिर्फ ये बता दें कि टंगस्टन का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन का। क्लियर होगी। यहाँ पे बता दें कि कैडमियम की सबसे कम है, और यहाँ पे बता दें कि सॉरी यहाँ से बात शुरू कहाँ से होगी, पोटाशियम के नीचे से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम या सीजियम कह लें, सीजियम का बनाया हुआ उसने मेरे ख्याल बुक में, सीजियम और टंगस्टन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मरकरी। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बस ये ग्राफ जरूर बना लेना साथ में। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये पोटाशियम और कैल्शियम के साथ या यहाँ पे सीजियम के साथ लेना देना नहीं है, वो चूंकि सिर्फ पीरियड में आ रहे हैं इसलिए उसने बना दी है। बात हम शुरू करेंगे स्कैंडियम से। यहाँ से जनाबे अली इसकी एनर्जी कम, टाइटेनियम की एनर्जी उससे ज़्यादा, वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी उससे ज़्यादा, उसके बाद क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम, फिर मैंगनीज की कम हुई, आयरन की हुई, फिर कोबाल्ट, निकल, ये वेरिएशंस मौजूद हैं, ये वेरिएशन थोड़ी बहुत इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब इसका ये बनता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, तो पहले है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, फिर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 वेनेडियम, फिर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या कर दिया था, उसने पेयर अप कर दिया था। जब उसने पेयर अप यानी डी को उसने कंप्लीट कर दिया था ना, हाफ फिल कर दिया था उसको। अब यहाँ पे एक सिर्फ बात सुने कि क्रोमियम के पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, डी में 5 है, हाफ फिल्ड 5 है, तो क्रोमियम का एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक्सेप्शनल केस, क्रोमियम की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी देखने में, लेकिन क्रोमियम की एनर्जी कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई एलिमेंट हाफ फिल्ड होता है तो हाफ फिल्ड होने पे इट विल बी मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड हुआ क्यों है? मोर स्टेबिलिटी के लिए ना। तो जब वो मोर स्टेबिलिटी के लिए हाफ फिल हुआ है, तो मोर स्टेबिलिटी का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है?
लेस एनर्जी, इट मीन्स कि उसने एनर्जी लूज की है। तो जब उसने एनर्जी पहले ही लूज की है, जब वो पहले ही कम एनर्जी लेवल पे है, आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, वो ब्रेकअप हो जाता है। समझ आ गई बात की? इसलिए क्रोमियम की एनर्जी कम है और वेनेडियम की एनर्जी ज्यादा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपने। यही बात पेज नंबर 100 पे बाइंडिंग एनर्जी के पैराग्राफ में लास्ट पे लिखी हुई है। क्लियर जी? ठीक है, आज इसको इतने रखें, बाइंडिंग एनर्जी तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 2-4 चीज़ें पढ़ लें, पैरामैग्नेटिज्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल कोशिश करेंगे कलर तक मुकम्मल हो जाए कम अज़ कम, क्योंकि चीज़ें सारी अब आपस में रिलेटेड ही हैं। सारा मैंने आपको बताया ना शुरू में, कमाल किस चीज़ का है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई है तो ये सारा पूरे 1-2 पेजेस हैं, ये आपके लिए फिर ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है एक तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जब हमने बात की है टिपिकल और नॉन टिपिकल की, तो फिर हमने ये भी तो देखना है ना कि टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या जो नॉन टिपिकल नहीं रखते। तो हमें ये पता चलता है कि टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जनाब वो मेटल हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो, और फिर जब हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली सॉलिड चीज़ों का होता है। यूजुअली ये सारी सॉलिड है, चंद एक एक्सेप्शंस के अलावा मरकरी वगैरह ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ओके, फिर मेटल है तो कंडक्टर भी होगा, मेटल है तो हीट भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी, कलर होगा कंपाउंड का किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़रूर होगा। फिर हमने पढ़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टार्टअप, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी सिस्टम को जोड़ के रख रही है। तो जब आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो उस सिस्टम को डिसअसेंबल करने के लिए, तोड़ने के लिए दरकार होगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यहाँ पे एक दोबारा एक्सेप्शन का केस आता है, और वो ये कि जब बात हो रही है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की, तो क्रोमियम का तो ज़्यादा होना चाहिए। फिर ऐसे ही है ना, मोलिब्डेनम का भी ज़्यादा होना चाहिए। देखें ना, मोलिब्डेनम कह रहा हूँ, सॉरी, मैंगनीज का भी तो ज़्यादा होना चाहिए। मैंगनीज में भी तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्रोमियम और मैंगनीज दोनों में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी एनर्जी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो हाफ फिल हो गए थे। हाफ फिल होने का मतलब है दे लॉस्ट एनर्जी, दे वेंट टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। उन्होंने स्टेबिलिटी की तरफ गए। वो तो स्टेबिलिटी की तरफ गए, तो स्टेबिलिटी मीन्स इन केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी मीन्स लो एनर्जी। तो पहले लो एनर्जी पे थे, आपने थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की, सिस्टम ब्रेकअप हो गया। सो बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्रोमियम की, मैंगनीज की कम है, वेनेडियम की ज़्यादा होती है। 1-2 बार ग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला क्लियर। अगर सारे एलिमेंट्स याद ना भी हों तो कम से कम ये जो ऊपर नीचे वाले चेंजेस वाले हैं ना, ये ज़रूर लिखने हैं। वेनेडियम, आयरन, निकल, स्कैंडिनम और जिंक, सीजियम, टंगस्टन, ये वाले ज़रूर लिखने हैं। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लें। कल इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इतना ख्याल रखिएगा। गुड लक।